हेलो एवरीवन। सो हम लोग जो है अभी मटेरियल कॉस्टिंग का रिवीजन क्लास कर रहे हैं। एक बार क्विकली रिमाइंड कराना है, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा हुआ है, कि यहाँ पे हम लोग पहली बार पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि जब तुम खुद से प्रैक्टिस करने के लिए बैठो, अज्यूमिंग दैट कि तुमने ऑलरेडी पहले क्लासेस किया हुआ था, तो क्विक रिवीजन कैसे करें, क्या क्या सम्स प्रैक्टिस करें, क्या कवर करना है, कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक बार समझ लेंगे, फॉर्मूला एक बार समझ लेंगे, जिससे कि तुम्हारा प्रैक्टिस एकदम फटाफट हो जाए। सो दिस रिविजन वीडियो इज फॉर दैट, फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए ये वीडियो नहीं है। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये मटेरियल कॉस्टिंग का क्विक रिविजन नोट्स है, टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर्ड है। और हाँ, अगर तुमको कोई क्वेरी है या तुम टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, देन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन। चलो मटेरियल कॉस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सिलेबस जो है इसमें 5 to 10 मार्क्स का आता है, जनरली जो है 10 मार्क्स का ही आने का चांसेस रहता है। क्या पूछा जाता है इसमें? पहला टॉपिक है परचेज कॉस्ट के बारे में। अब परचेज कॉस्ट बहुत लोग होता है छोड़ के चला जाता है, ये सोचता है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो बाद में नहीं करेगा इसको, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, नहीं छोड़ना चाहिए तुमको। और पूछने को पूछा जा सकता है। लास्ट 2 टर्म का जो ट्रेंड है, अगर तुम देखो क्वेश्चन पेपर, तो बहुत अनकॉमन टॉपिक ज्यादा पूछे। बट आईसीआई का मॉड्यूल के तो बाहर नहीं है ना, तो ये तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। सेलेक्टिव स्टडी, अपने टीचर्स को ट्रस्ट नहीं करो अगर वो बोले कि सेलेक्टिव स्टडी करो, वो प्योर लक होगा कि उनका गेस किया हुआ चीज आए एग्जाम में या नहीं आए। अदरवाइज पूरा पूरा रिस्क है अगर तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही करके जाते हो। तो परचेज कॉस्ट जो है, ये मटेरियल का कॉस्ट निकालने के लिए होता है कि उसका परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है। फिर हम लोग का सिलेबस में ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल्स, कई बार होता है 10 मार्क्स का आने से दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, या फिर कभी कभी ईओक्यू पे 5 मार्क्स, स्टॉक लेवल पे 5 मार्क्स, इस तरह करके भी आता है। उसके बाद इन्वेंट्री रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, थियरी तो है ही, एज आई हैव डिस्कस्ड कि थियरी हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। और फिर तुम्हारा कुछ और भी छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे एबीसी एनालिसिस और स्टॉक आउट, ये सब भी आईसीआई के बुक में दिया हुआ है, तो तुमको जरूर से कवर करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आई विल ट्राई टू मेक कि इससे तुम्हारा अच्छा से पूरा रिवीजन भी हो जाए और ज्यादा टाइम भी नहीं लगे वीडियो में। सो दैट इज माय मोटिव। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। तो परचेज कॉस्ट देखो हम लोग को निकालना है। ऐसे परचेज कॉस्ट क्या होता है, जब हम लोग मटेरियल खरीदते हैं तो जितना प्राइस पे परचेज किया वही मेरा परचेज कॉस्ट होता है, बट उसमें सेवरल आइटम्स नीडेड टू बी एडेड एंड डिडक्टेड या फिर एक्सक्लूडेड। तो कुछ वैसा ही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं। ध्यान में रखो, परचेज कॉस्ट में अभी नया जो आईसीआई का मॉड्यूल आया है मई 22 के लिए, वहां पे परचेज कॉस्ट के ऊपर न्यू क्वेश्चंस दिया गया है। एज आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि नया क्वेश्चंस जो भी आया है आईसीआई का, उसका एक अलग वीडियो में तुम लोग को दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल वो क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट क्योंकि ये नया क्वेश्चन डाला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में ना कोई सिलेबस चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लॉ नहीं है या टैक्स नहीं है जिसमें लॉ चेंज हो गया या अमेंडमेंट्स आ गए। यहाँ पे सिलेबस सेम रहता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला गया है तो वो बहुत हाईली हाईली प्रोबेबल है कि वो तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए। क्यों? क्योंकि जितना भी तुम्हारे सम्स आता है, 70% सम्स तो तुम्हारे आईसीआई के बुक से डायरेक्टली आता है, थोड़ा सा नंबर चेंज करके। तो आईसीआई को कवर करना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर तुम्हारे टीचर्स आईसीआई का बुक के बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराते हैं तो तुमको करने की जरूरत है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स, पहला डिस्काउंट एंड सब्सिडी। डिस्काउंट एंड सब्सिडी का देखो बात करें तो सिंपल तरीका क्या है लर्न करने का, जिस डिस्काउंट का फाइनेंशियल इंपैक्ट है, फाइनेंस में जो इंक्लूड होता है, अकाउंट्स में जो इंक्लूड होता है, वो नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट है, ये परचेज से रिलेटेड है, तो ये डिडक्शन होता है इसका, नॉट शोन इन इनवॉइस प्राइस। इसको बिल में नहीं दिखाते लेकिन परचेज प्राइस से ही माइनस होता है। क्वांटिटी डिस्काउंट भी वैसा ही चीज है जैसे ट्रेड डिस्काउंट से होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है ये एक फाइनेंशियल आइटम है, तो इट इज नॉट डिडक्टेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग है
ये अकाउंट्स वाला में जाएगा, ना कि यहाँ पे। अगर सब्सिडी या ग्रांट्स मिले तो डेफिनेटली ये माइनस होगा, सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव के नाम पे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस को लर्न करना बड़ा आसान है। देखो, ड्यूटीज और टैक्सेस में तुमको ध्यान में ये रखना है कि अगर जीएसटी वगैरह है, कोई भी ऐसा टैक्स जिसका तुमको इनपुट क्रेडिट मिलता है, अगर तुमको इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो फिर समझ लो कि वो वाला इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी टैक्स का तुमको इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो तुमने टैक्स पे किया वो तुम अपने कस्टमर से रिकवर कर ले रहे हो, तो तुम्हारा तो कुछ पैसा लगा ही नहीं। तो ऐसे में वो सारा टैक्स तुमको फिर परचेज कॉस्ट से भी माइनस करने नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा टैक्स है जिसका तुमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो मतलब वो तुम्हारे पॉकेट से पैसा लगा है, तो वो चीज जरूर परचेज कॉस्ट में ऐड होगा। तो सिंपल है, याद रखना। तो जीएसटी वगैरह जो है वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम परचेज प्राइस होता है क्योंकि उसका इनपुट क्रेडिट मिलता है। एंड रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सब का कोई इनपुट क्रेडिट नहीं होता, तो एडेड टू परचेज कॉस्ट। वैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ऑन इम्पोर्ट ऑफ, मान लो रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करके मंगा रहे हो, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा है तो वो भी ऐड होगा क्योंकि इसका भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। पेनल्टी एंड चार्जेस, पता नहीं ये कहां से आ गया, इसमें एनीवेज लिखा है ऑलवेज नो। पेनल्टी एंड चार्जेस का मतलब क्या होता है, कोई तरह का पनिशमेंट, कोई वायलेशन के चलते कोई तरह का पेमेंट। तो ये फाइनेंशियल चीजें होती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं होती। जैसे कि डेमरेज हो गया, डिटेंशन या फाइन हो गया। डेमरेज क्या होता है, जहां पे ट्रांसपोर्टर ये बोलता है कि अगर आप गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग कराने में लेट करोगे तो आप पे फाइन लगेगा। तो ये जो चीज है डेमरेज, ये नहीं आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, यानी परचेज कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करना। वैसे डिटेंशन या फाइन वगैरह कोई लॉ वगैरह ब्रेक करने के लिए किया है, करने के चलते किया है, तो वो भी नहीं होगा। कोई पेनल्टी वगैरह एक्स्ट्रा ले पाएगा तो नहीं होगा। तो आसान है लर्न करना, पेनल्टी इंक्लूड नहीं होगा। फिर कुछ अदर एक्सपेंडिचर है, जैसे मटेरियल का तुमने इंश्योरेंस कराया तो वो डेफिनेटली ऐड होगा। कमीशन ब्रोकरेज ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा। शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं। अगर गुड्स का शॉर्टेज हो जाए, गुड्स का शॉर्टेज कैसे हो सकता है, ड्यू टू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रीजन। अब इसका एक एग्जांपल देता है। मान लो फैक्ट्री है किसी का शुगर बनाने का, जो घर पे शुगर यूज होता है क्रिस्टल वाला, तो ऐसे में वो क्या चीज से बनता है, वो बनता है शुगर केन से। तो मान लो शुगर केन खरीदा किसी दूसरे स्टेट से। अब शुगर केन अगर आ रहा है रास्ते में, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये सब पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसका मॉइस्चर जो है शुगर केन का वो जाता जाएगा, तो डेफिनेटली उससे लॉस होगा, उससे आउटपुट कम आएगा। तो जब ऐसा कोई चीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऑब्वियसली रेफ्रिजरेट करके ये सब तरीके से भी लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मॉइस्चर लूज तो होगा ही होगा। तो इस तरह का चीज को हम लोग नॉर्मल लॉस बोलेंगे। तो इस जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ बल्क, इवापोरेशन, ईटीसी। ब्रेकिंग ऑफ बल्क का मतलब जैसे कि कोई बड़ा मास का रॉ मटेरियल है तो वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो वुडन लॉक्स है, वुडन लॉक्स कहीं से आ रहे हैं और उससे प्लाईवुड बनना है, तो वुडन लॉक का जो रॉ मटेरियल है वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है, और क्या है, कहीं कहीं से क्रैक हो गया हीट की वजह से, नेचुरल हीट की वजह से। तो वो सब नॉर्मल लॉस होता है, ये अनअवॉइडेबल है। तो इसका इसका कुछ अलग से तुमको ट्रीटमेंट नहीं करना है। जब तुम परचेज कॉस्ट निकालोगे तो सारा परचेज का आइटम्स और जो जो एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है वो तुम ऐड करते चले जाओगे, और फिर क्या होगा, जो टोटल परचेज कॉस्ट निकल जाता है उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टोटल परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट यूनिट्स लेते हैं, नेट क्वांटिटी, कि कितना रॉ मटेरियल का क्वांटिटी परचेज किया। वो नेट क्वांटिटी में क्या होता है, जितना हम लोग के पास क्वांटिटी बचा है नॉर्मल लॉस के पास वही लेते हैं। तो इससे मेरा आता है पर यूनिट मेरा कॉस्ट कितना है, और वही निकालना तो मेरा मोटिव है। तो उसमें ऑटोमेटिकली नॉर्मल लॉस वाला यूनिट्स को माइनस कर देंगे, तो गुड यूनिट्स जो बाकी का गुड्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा नॉर्मल लॉस को। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको माइनस माइनस नहीं करना है। लेकिन अगर एब नॉर्मल रीजंस के वजह से लॉस हुआ है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो रोक सकते हैं, जैसे मिस हैंडलिंग है या पिलफरेज है, केयरलेसनेस है। तो वैसा कॉस्ट को हम लोग परचेज कॉस्ट से जरूर माइनस करेंगे, वो परचेज कॉस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, माइनस कर दिया, बट वो एक्सपेंस तो लगा है, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर उसको कॉस्टिंग पीएल में डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं, वो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में नहीं जाता। आखिरी चीज है इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, सॉरी नॉन रिटर्न, देखो कंटेनर क्या होता है, पैकिंग जिसके अंदर रॉ मटेरियल आता है, वो सारा पैकिंग जिसके अंदर रॉ मटेरियल भर के आता है। तो तुमको इसमें ध्यान रखना है कि कंटेनर अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल जो है बड़ा बड़ा ड्रम्स में आ रहा है, तो कंपनी बोला है कि ड्रम का अलग से 20 रुपये पर ड्रम लगेगा, और ये ड्रम रिटर्न भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा 20 रुपये लग गया, तो वो परचेज कॉस्ट में ऐड कर दो, लॉजिकल बात है ना। लेकिन अगर कंटेनर रिटर्न हो जाएगा और सप्लायर 20 रुपये वापस दे देगा ड्रम का, तो फिर इसको इंक्लूड मत करो, क्योंकि वो तो रिम्बर्स हो जाएगा। और इन केस ऐसा होता है कि रिफंड मिलेगा कंटेनर में, लेकिन कम मिलेगा। मान लो 20 रुपये का ड्रम है, तो वो बोला कि 5 रुपये ही रिटर्न करेंगे, तो 15 रुपया तो एक्स्ट्रा लग गया ना, तो जो एक्स्ट्रा 15 रुपया का रिटर्न नहीं मिलेगा वो हम लोग परचेज कॉस्ट पे लिख देंगे। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर के बारे में। तब ये सारा आइटम का एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल कॉस्ट आता है, और फिर पर यूनिट निकालने के लिए नेट क्वांटिटी लेंगे। नेट क्वांटिटी क्या होता है, टोटल क्वांटिटी परचेज्ड माइनस नॉर्मल एबनॉर्मल क्वांटिटी, ठीक है, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। आई थिंक यू गॉट इट, और तुमको समझ में आ गया। टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब सारा टॉपिक करके जाना जरूरी है। चलो, जो सबको बहुत अच्छा से करते हैं वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, फॉर्मूला का लॉजिक क्या है। एक बार अगर फॉर्मूला का लॉजिक समझ जाता है तो लर्न करना इजी होता है। और क्लासरूम में हम लोग समझे भी थे कि फॉर्मूला का लॉजिक्स, लेकिन ऑब्वियस बात है ना, याद नहीं रहता, तो शॉर्ट में फटाफट समझने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है। देखो, इसमें कई सारा फॉर्मूला है। बेसिकली होता क्या है, जो भी प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, तो रॉ मटेरियल जब वो खरीद के लाएगा तो उसका परचेज कॉस्ट में बहुत सारा मनी ब्लॉक हो जाता है। तो ये मनी ब्लॉक हो जाने के वजह से दैट मनी कैरीज इंटरेस्ट। तो ऐसे में वो अनलिमिटेड रॉ मटेरियल नहीं खरीदना चाहता, लिमिटेड रॉ मटेरियल ही एक बार में खरीदना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर लिमिटेड रॉ मटेरियल बहुत कम कम करके खरीदेगा तो बार बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है रॉ मटेरियल मंगाने का। फिर क्या है, अगर रॉ मटेरियल कभी कम पड़ गया तो फिर प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, ये सब रिस्क भी है। तो हर तरह से उसको बैलेंस करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखे, बहुत कम भी स्टॉक नहीं रखे। अगर बहुत ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो एक तो है कि मनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, दूसरा भी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है वो खराब हो जाए, या गोडाउन में बहुत ज्यादा स्पेस ले ले और गोडाउन का वेयर हाउस का रेंट वगैरह लगता हो। तो ये सब चीज को देखते हुए हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेट करता है कि वो कितना रॉ मटेरियल एक बार में ऑर्डर करेगा, कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करेगा, कब रॉ मटेरियल ऑर्डर करेगा, समझ रहे हो बात को, ये सब चीज के बारे में। तो पहला है रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक। रीऑर्डर लेवल, इसको ROL भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सेट करके रखा है, अगर उसके पास रॉ मटेरियल 500 kg पहुंच जाए, 500 kg या उससे कम हो जाए, तो तुरंत ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 3 तरह का फॉर्मूला है, डिपेंडिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सारा का सारा में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन जहां पे तुमको जैसा डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उस हिसाब से तुम फॉर्मूला यूज करोगे। तो जैसे कि पहला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये कॉमा हटा देना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम पर डे कितना कंज्यूम हो सकता है। अगर वीक में दिया है तो पर वीक कितना कंज्यूम हो सकता है, मंथ में दिया है तो पर मंथ मैक्सिमम कितना कंज्यूम हो सकता है। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में मैक्सिमम कितना कंज्यूम हो सकता है, और उसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल का जब ऑर्डर दिया तो आने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। जैसे कि मान लो तुम प्रोड्यूसर हो, तुम दिल्ली से रॉ मटेरियल मंगाते हो, फोन किया तो बोला कि 4 दिन में आएगा। तो 4 दिन अगर मैक्सिमम टाइम लगेगा, मान लो मैक्सिमम 4 दिन लगेगा, तो एक दिन में अगर तुम्हारा 100 kg रॉ मटेरियल यूज होता है तो तुम इंटू 4 डेज कर दो, तो यानी कि तुम्हारे पास 400 kg ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो हो सकता है तुम फिर बोलोगे अच्छा ठीक है, हम रीऑर्डर लेवल जो है 400 kg रखेंगे, मतलब जैसे ही स्टॉक मेरा 400 kg तक पहुंचेगा हम तुरंत नया ऑर्डर कर देंगे, जिससे रॉ मटेरियल का कभी शॉर्टेज ना हो। ये होता है लॉजिक। उसके बाद है, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये है कि मेरा जो मिनिमम कंजम्पशन होता है उसको हम लिखें कि मेरा मिनिमम
पर डे या पर वीक कितना कंजम्पशन लगता है रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन में, प्लस उसमें कर दें एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन का मतलब कि एवरेज ऑन एन एवरेज कितना कंज्यूम करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल को, और लीड टाइम का मतलब कि आने में कितना टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या, मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, मिनिमम कितना टाइम लग सकता है डिवाइडेड बाय 2, उन दोनों का एवरेज। और एवरेज कंजम्पशन भी यही है कि मैक्सिमम एवरेज प्लस मिनिमम एवरेज डिवाइडेड बाय 2। तो लॉजिकल फॉर्मूला है ना कि रीऑर्डर लेवल कितना सेट करें कि कब ऑर्डर करना चाहिए, जैसे कि कभी भी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज ना हो। तीसरा एक है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक का मतलब कि होता है एक रिजर्व स्टॉक होता है जिसको हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कभी भी प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन नहीं। और लीड टाइम कंजम्पशन क्या होता है, आने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। इसको शॉर्ट में एलडीसी बोलते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, एनुअल डिमांड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर। तो इससे क्या होगा, पता चलेगा कि पर डे कितना कंज्यूम होता है, ठीक है। इनटू लीड टाइम का मतलब कि कितना दिन आने में लगेगा, तो पता चल जाएगा लीड टाइम कंजम्पशन कितना है। तो एकदम लॉजिकल है तीनों फॉर्मूला। ये वाला रेयरली यूज होता है। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होता है कि एक बार में कितना ऑर्डर करें। सब पूरे साल का एक बार में मंगवा लो, क्या दिक्कत है। अगर पूरे साल का एक बार में मंगवाएंगे तो फिर पूरा गोडाउन इतना बड़ा होना चाहिए ना कि रख सके। तो उसका होल्डिंग कॉस्ट है, उसको सेफ करके रखना है, उसका कैरिंग कॉस्ट है। तो कैरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा एक बार में मंगा लेंगे तो। हाँ, कभी भी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज नहीं होगा, ये बात पक्का है, लेकिन पड़े पड़े खराब भी हो सकता है अगर ज्यादा काम नहीं आया तो। दूसरी तरफ अगर कम मंगाया तो फिर आउटपुट बनना ही बंद हो जाएगा। फिर मान लो कि अचानक से खत्म हो गया, ऑर्डर नहीं किया, और फिर सप्लायर बोला अभी तो आने में 10 दिन लगेगा, फिर 10 दिन के लिए पूरा काम बंद। तो फिर मैनेज करके चलना है कि कितना रॉ मटेरियल एक बार में ऑर्डर करें। ये हुआ कि कब ऑर्डर करना है, और ये है कितना ऑर्डर करना है। ये हो गया कब ऑर्डर करें, और ये है कितना ऑर्डर करें, ठीक है, एक बार में। उसका एक डिराइव्ड फॉर्मूला है प्री ऑर्डरिंग क्वांटिटी का। सॉरी, हाँ, इसका एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है EOQ is equal to economic order quantity is equal to 2 into annual requirement of raw material into और कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट कितना लगता है एंड डिवाइडेड बाय सी। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, हाँ देखने में थोड़ा लग रहा है, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ओके। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर पूरा साल कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा, तो एक बार ऑर्डर करते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है इनटू कितना नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर किया साल में, एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है EOQ इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये हो गया। अब मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या होता है, मिनिमम कितना होना चाहिए, उससे कम कम नहीं हो, तो दैट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या कि कब ऑर्डर करें, और उससे माइनस कर देंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। जबकि मैक्सिमम कितना स्टॉक रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। लॉजिकल है ना कि एक तो हो गया कब ऑर्डर करें प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी एक बार में कितना ऑर्डर करें, दोनों मिला के मैक्सिमम स्टॉक हो गया। अब उसमें से माइनस कर दो कि मिनिमम क्विकेस्ट टाइम में, मिनिमम हो गया क्विकेस्ट टाइम में कब हम लोग को डिलीवरी मिल सकता है रॉ मटेरियल का, तो उतना कंजम्पशन हम माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला भी एक तरह से लॉजिकल है। अगर तुमको लॉजिक नहीं समझ में आया है, मे बी तुमने कभी लॉजिक, तुम्हारे टीचर ने मे बी तुमको बताया ही नहीं, अब फॉर्मूला जस्ट लर्न करा दिया, बट कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम का टाइम है, इतना डेप्थ में पढ़ा नहीं जा सकता। तो अभी फिलहाल जितना समझा है ठीक है, और बाकी का ये लर्न कर लो, हो जाएगा। फिर एवरेज स्टॉक क्या होता है, दैट्स इजी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखोगे, मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ इनटू रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब ये रीऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होता है, EOQ, ओके। नेक्स्ट डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है, मिनिमम या एवरेज कंजम्पशन। मान लो क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन दिया तो मिनिमम लेंगे, एवरेज दिया तो एवरेज लेंगे, इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। उसको बोलते हैं डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक। ये इंडिकेट करता है
कि बहुत कम स्टॉक होके कभी भी प्रोडक्शन बंद हो सकता है। अब तुम ध्यान रखो, यहां तक जब पढ़ लिया, एक बार तो पूरा वीडियो को देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब तुम्हारा काम ये होगा कि पहले परचेज कॉस्ट वाला क्वेश्चंस कर लो, ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल्स वाला लर्न करके अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। तो देखो ईओक्यू में अब तुमको हम बताएगा, परचेज कॉस्ट का तो 2 क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। ईओक्यू में 2-3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि एक होता है नॉर्मल ईओक्यू कंप्यूट करना, वो तो तुम कर ही लोगे। उसके बाद होता है अगर डिस्काउंट ऑफर है तो एक्सेप्ट करे या नहीं। उसके बाद होता है, एक होता है बल्क रीऑर्डर करें। बल्क रीऑर्डर मतलब ईओक्यू को छोड़ के एक बार में पूरा ऑर्डर कर ले वर्सेस ईओक्यू, इन दोनों को कंपेयर करने का क्वेश्चन आता है कि किसमें कॉस्ट मिनिमम आएगा। ऑब्वियसली इसमें मिनिमम आएगा। और फिर वो होता है जहां पे परचेजिंग करना है लॉट्स में, ठीक है। तो हम तुमको आइडिया दे दिया, इस 3 टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे टीचर ने जरूर कराया है, उसको कर लेना। जैसे कि दिया हुआ रहता है कि अगर 0 to 1000 kg में परचेज करोगे तो ₹50 पर kg लगेगा परचेज प्राइस, तो इसका तुम एक ईओक्यू निकालोगे। फिर होता है कि अगर कंजम्पशन 1000 से 2000 kg हो रहा है तो फिर कॉस्ट लगेगा ₹40 पर kg। इस टाइप का तुमने क्वेश्चन किया होगा एंड सो ऑन। तो अलग अलग ईओक्यू निकाल के बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो निकाल। तो इस टाइप का 3 क्वेश्चन तुमको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम्हारा ईओक्यू कंप्लीट। आई वुड एडवाइस एक बार वीडियो देख लो, फिर यहाँ पे स्टॉप करके जाके सम्स वम्स प्रैक्टिस कर लो। और फिर जब और भी हम नया टॉपिक बताएगा जैसे एबीसी का कैसे क्वेश्चंस करते हैं, तो वो सब के लिए एक बार वापस से आके सिर्फ एबीसी वाला पोर्शन देख लेना, तो तुमको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा और हेल्पफुल होगा। अभी स्टॉक आउट के बारे में बात करते हैं। स्टॉक आउट का मतलब है ऐसा सिचुएशन जहां पे रॉ मटेरियल खत्म हो गया, उसके वजह से हम लोग आउटपुट नहीं बना पाए, तो कंज्यूमर का डिमांड भी फुलफिल नहीं हो पाया, उसको स्टॉक आउट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है अर्निंग का। तो स्टॉक आउट के ऊपर आईसीआई में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको तुम जरूर से कर लेना, अगर आया तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाएगा। कैसे होता है क्या होता है देखो, इतना डिटेल में अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं जाने वाले। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्योंकि वैसा अगर करने जाएंगे तो मटेरियल कॉस्टिंग का बैठ के 6 क्लास करना पड़ जाएगा, फिर 12 घंटा का पढ़ाई करना पड़ जाएगा। यहाँ तो 40-45 मिनट्स में हम तुमको क्विकली रिविजन करवा रहे हैं चीजों। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, हम लोग के पास बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि इन्वेंट्री हो सकता है। अब इसमें से कुछ इन्वेंट्री ऐसा होता है जिनका प्राइस बहुत महंगा होता है, ठीक है, वेरी प्राइसी, लेकिन वो नंबर्स में बहुत कम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आइटम बहुत कम होते हैं जबकि प्राइस बहुत हाई होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बहुत सस्ता है बट उनका क्वांटिटी जो है बहुत हाई होता है। तो ऐसे में सेग्रीगेट करना उन अलग अलग टाइप के इन्वेंट्रीज को हम लोग बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। इसके ऊपर तुमको एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, ओके। तो जनरली बोलते हैं एबीसी कैटेगरी में, कैटेगरी ए कौन होता है, 70%। अब ये 70% क्या, देखो 2 चीज होता है सम में, तुम देखोगे तुमको 2 परसेंटेज निकालना पड़ेगा। एक होगा परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, तो मेरे पास जितना भी रॉ मटेरियल का या इन्वेंट्री का जो लिस्ट रहेगा उसका तुम क्वांटिटी का पहले टोटल करोगे, फिर इंडिविजुअल क्वांटिटी का इस टोटल पे परसेंटेज निकालोगे कितना है। बट ये तुम्हारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं होगा, तुमको इस हिसाब से रैंकिंग करना ही नहीं है। रैंकिंग किस हिसाब से करना है, तुमको देखना है उनका अमाउंट कितना है, और अमाउंट का टोटल कितना आया, फिर उस पे तुम एक एक का जो इंडिविजुअल अमाउंट है उस पे तुम परसेंटेज निकालोगे। वो जो आएगा ना तुम्हारा, अगर वो मान लो टोटल का जो है उसमें हाई वैल्यूज है, कोई आइटम है जो 15% का है, 20% का है, 30% का है, तो तुमको वैसा रैंकिंग करना पड़ेगा कि सबसे महंगा कौन सा है। जो सबसे महंगा रहेगा ना उसको तुम ए रैंकिंग करोगे। अब ये ए रैंकिंग का काउंटिंग कब तक करोगे तुम, मान लो ये पूरा लिस्ट में तुम्हारा 3 आइटम ऐसा आया जिनको मिला के 60% हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम अजम्पशन ले सकते हो, एक नोट दे सकते हो कि ये जो अप टू 60% आइटम का वैल्यू है ऑफ द टोटल मनी वैल्यू, वो हम कैटेगरी ए में लिख रहे हैं। फिर तुम एक रैंक का कॉलम बना के कैटेगरी ए लिख दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसको सम्स करते हुए साथ साथ में देखोगे तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं जा सकते, नहीं तो एबीसी एनालिसिस करने में हम लोग को 1.5 घंटा लगेगा, और ये रिविजन वीडियो है, ठीक है। तो बेसिकली अमाउंट के बेसिस पे तुमको पहले निकालना है जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है उसका ए रैंकिंग कर दो
कितना रैंकिंग करें कि मान लो ये एक का आया अमाउंट का परसेंटेज 30%, दूसरे का फिर आया 20% और तीसरे का आया 18%। तो तीनों मिला के तुम देखो 68% हो गया। अब फोर्थ आएगा, मे बी उसका 10% होगा, लेकिन तुमको 70% तक मैक्सिमम जाना है, तो तुम इन तीनों को लेके छोड़ दो। ठीक है। इनफैक्ट तुमको आईसीआई का जो बुक है वहां पे तो तुमको मिलेगा कि वो लोग ये अज्यूम किया कि कुछ आइटम्स को लेके 50% हो रहा है, तो 50% तक में ही कैटेगरी ए को लिमिट कर दिया। उसके बाद जो और बाकी का आइटम है जिनका रैंकिंग जो है समवेयर महंगा है बट उतना महंगा नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे 20% कैटेगरी। तो तुमको तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम अज्यूम कर सकते हो जो कैटेगरी ए में रखोगे वहां पे टोटल वैल्यू इनका 50 to 70% के बीच भी हो सकता है, और कैटेगरी बी का 15 to 30% के बीच रखना। फिर आएगा एकदम चीपेस्ट इन्वेंट्रीज जो कि जिनका मॉनेटरी वैल्यू टोटल का 10% या उससे कम रहेगा, तो उसमें टोटल आइटम्स तुम 15% या उसके बिलो भी रख सकते हो। इस तरह से होता है एबीसी एनालिसिस। ओके, can't discuss more than that in this video. Valuation of material issued and closing stock. अब उसके बाद तुम्हारा एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन करने के बाद छोड़ना नहीं, हाँ एग्जाम में आया हुआ है, पहले पूछा हुआ है। अब तुमने फाउंडेशन में पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट बनाते हैं इन्वेंटरीज का, तो उस टाइप का स्टेटमेंट बनाने के लिए अभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, जीआरएन नंबर, एमआरएन नंबर, उस हिसाब से करो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए काम आसान किया हुआ है, बहुत ही सिंपल नोट्स दिया हुआ है कि जीआरएन का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे प्राइसिंग कैसे लेंगे, एमआरएन का मतलब क्या होता है, कैसे प्राइसिंग लेंगे, ये तुमको कहीं भी ढूंढ के नहीं मिलेगा इस टाइप का, इतना सिंपल नोट्स बनाया हुआ है। सो मेक श्योर कि इसको अच्छा से पढ़ो, और फिर इसका भी सम्स प्रैक्टिस जरूर करना, 2-3 क्वेश्चन करने हैं, आईसीआई के बुक में एग्जाम में पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचना कि सिर्फ ईओ क्यू कर लिया, स्टॉक लेवल कर लिया, हो गया क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है वो अप्रोच। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर फीफो मेथड। फीफो मेथड में क्या होता है कि जो इन रॉ मटेरियल सबसे पहले परचेज किया था, इशू करते वक्त सबसे पहले उसी को इशू करेंगे। अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनता है, 3 कॉलम बनते हैं, एक होता है रिसीट का कॉलम, एक होता है रिसीट का कॉलम, उसमें रेट, क्वांटिटी, अमाउंट के 3 कॉलम्स बनते हैं। फिर आता है इशू का कॉलम, उसमें भी 3 सब कॉलम्स बनते हैं। और फिर आता है बैलेंस का कॉलम, बैलेंस का कॉलम में भी रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। तो रिसीट में जब जब हम लोग परचेज करेंगे वो लिखा जाता है, किस रेट पे परचेज किया वो लिखते हैं। इशू का कॉलम जो होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जब हम लोग प्रोडक्शन के लिए इशू कर रहे हैं तब दिया जाता है, और किस रेट पे इशू होगा ये डिपेंड करता है फीफो मेथड है कि लीफो मेथड है कि वेटेड एवरेज मेथड है। ठीक है, अगर फीफो मेथड है तो जो सबसे पुराना वाला मटेरियल है, बैलेंस मान लो है, बैलेंस में क्या होता है बचा हुआ, तो सबसे जो पुराना वाला है वो उस रेट पे यहाँ पे इशू होगा। जबकि लीफो में क्या होता है, जो सबसे लेटेस्ट परचेज है वो वाला रेट पे इशू होगा और बैलेंस में बच जाएगा पुराना वाला। तो यही फीफो और लीफो में डिफरेंस होता है। आई थिंक यू गॉट इट। अब इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल बात लिखा हुआ है, ये सम्स में काम नहीं आएगा, कि फीफो मेथड कब काम आता है, जब प्राइसेस फॉल हो रहा हो मार्केट में, रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर फॉल रहता है। क्यों, मान लो पहले था 50 रुपये रॉ मटेरियल का प्राइस, अब 40 हो गया, ठीक है, अब ₹40 हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे फर्क ये पड़ेगा फीफो मेथड यूज करने से कि हम आज का जो कॉस्ट निकालेंगे प्रोडक्ट का वो 50 रुपये का कॉस्टिंग के हिसाब से निकालेंगे, पुराना प्राइसेस में जो स्टॉक खरीदा हुआ था उससे। तो इससे क्या होगा, जो मेरा महंगा वाला चीज है उसको पहले ही निकाल दे रहे हैं, तो वो तो फायदा वाला चीज है, और आगे चल के मेरा मटेरियल का परचेस कॉस्ट भी कम हो जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी लो, तो अच्छा बात है ना। लेकिन लीफो मेथड कब काम में आएगा, जब प्रोडक्ट महंगा होते जा रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, मान लो रॉ मटेरियल 60 हो गया, तो बेस्ट है ना कि जो महंगा में खरीदा है उसका कॉस्टिंग अभी का अभी कर लो। तो लीफो मेथड में क्या होता है, इशू करते हैं जो लेटेस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर। अकाउंट्स का जहां तक बात करें वहां पे लीफो मेथड इज नॉट परमिटेड। तो क्यों पढ़ते हैं, ये अकाउंट्स नहीं है, यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होता, कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है। तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अब पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, नहीं चिंता मत करो, सीएमए वालों को पढ़ना होता है, जो सीएमए कर रहा है उसको फाइनल में पढ़ना होता है, सीए वालों को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ना। लेकिन
डेफिनेटली लीफो मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो चीज है, हम इसी का बात कर रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको माइंड में रखना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्या? नंबर 1, परचेजेस एंड रिसीट ऑफ मटेरियल्स इज रिफ्लेक्टेड बाय GRN। इसका मतलब क्या कि जो मटेरियल्स है, जो भी तुम खरीद रहे हो, उसका परचेजेस को ये नहीं लिखेगा परचेज रॉ मटेरियल, वो लोग लिख के देगा गुड्स रिसीव्ड विद GRN नंबर इतना। तो तुमको समझ जाना है, अच्छा GRN इसका मतलब है गुड्स परचेज हुआ है, तो तुम इसको कहाँ लिखोगे? रिसीट के कॉलम में, पहला वाला जो कॉलम होता है वहां पे। अब ध्यान से दूसरा, मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, अगर वेंडर को हम लोगों ने रॉ मटेरियल रिटर्न किया है, इट इज गिवन बाय मटेरियल रिटर्न नंबर। वेंडर मतलब जिससे खरीदा था, सप्लायर से, उसको रिटर्न किया, तो वो MRN नंबर के हिसाब से लिखा रहेगा, बस इतना ही लिखा रहेगा, मटेरियल रुपी 3000, MRN नंबर दिस मच। तो तुमको समझ जाना है कि रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न कहाँ पे लिखते हैं? रिसीट से माइनस नहीं करते हम लोग, उसको इशू कॉलम में लिख देते हैं। और इशू कॉलम में कौन सा प्राइस पे लिखेंगे? वहां लिफो फिफो अप्लाई नहीं होगा, जो वाला परचेज था MRN नंबर के साथ GRN नंबर भी लिखा रहेगा कि ये वाला परचेज नंबर का था, तो वो GRN नंबर का रेस्पेक्टिव जो प्राइस था ना, वो तुमको लिखना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया? मान लो 2 परचेजेस किया, एक GRN 1 है वो है 50 रुपए पे, दूसरा GRN 2 है वो है 45 रुपए पे। अब तुम रिटर्न करो GRN नंबर 2 का, तो फिर इशू में तुम जितना रिटर्न क्वांटिटी लिखोगे, किस रेट पे लिखोगे? 45 रुपए वाला, ना कि 50 वाला। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान में रखने का होता है। फिर व्हेन मटेरियल आर इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर डिपार्टमेंट एक होता है, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। थ्योरी में ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टोर से जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, तो वहां पे मटेरियल रिक्विजिशन नोट दिया हुआ रहता है। मटेरियल रिटर्न नहीं होता, वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है। ठीक है, इट इज शोन इन द इशू कॉलम। ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन के लिए इशू हो रहा है तो इशू कॉलम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लीफो फीफो के बेसिस पे लिखेंगे। ठीक है ना, अगर लीफो है तो लेटेस्ट वाला, फीफो है तो पुराना वाला, वेटेड एवरेज है तो सबका एवरेज लिखेंगे। इफ मटेरियल आर रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास मान लो मटेरियल बच गया या उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो स्टोर डिपार्टमेंट को रिटर्न कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा? अब इशू में तो चला गया था वो, अब इशू से वापस हो जा रहा है अनयूज्ड, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? वापस से रिसीट कॉलम में चला जाएगा। तो इसलिए ये अगेन रिसीट कॉलम में चला जाएगा। और किस रेट पे लिखेंगे? इशू रेट पे, जितना रेट पे इशू किया था उसी रेट पे लिखना है। तो ध्यान रखना है ये सब चीज। नेक्स्ट, इफ मटेरियल आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अगर दो अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो लोग आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो नो एंट्री। अगर शॉर्टेज हो गया स्टॉक का, जैसे इवापोरेशन वगैरह या एब नॉर्मल रीजन भी हो सकता है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? इज शोन इन इशू कॉलम। इशू कॉलम में शो करेंगे, इवन दो वो प्रोडक्शन के लिए इशू नहीं हुआ है, लेकिन इशू कॉलम में उसको लिखा जाएगा। और कैसे उसका लिखा जाएगा? लीफो अगर है तो लीफो के हिसाब से, फीफो है तो फीफो के हिसाब से। लेकिन अगर सरप्लस है तो, सरप्लस मतलब स्टॉक बढ़ गया, तब कहाँ लिखेंगे? रिसीट कॉलम में लिखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है। और अपने से जब सम करने जाओगे ना, तो एकदम गुस्सा आ जाएगा, कहाँ से क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो तुम्हारे काम है। मटेरियल रिटर्न शुड नॉट बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड। मटेरियल जब तुम रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है? मटेरियल रिटर्न करते वक्त तुमको ध्यान में रखना है कि पहले इशू कॉलम में ये तो लिखा हुआ था और फिर ये रिटर्न हुआ है, तो माइनस तो नहीं हुआ यहाँ से। तो हमको क्वेश्चन में बोल सकता है ना कि टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है निकालो। कंज्यूम्ड कितना क्या होता है? कितना इशू किया, तो उसमें से तुमको ध्यान रखना है जो रिटर्न हो गया उसको माइनस करना टोटल करते वक्त, टोटल वैल्यू निकाल दो। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। क्या मटेरियल कॉस्टिंग खत्म हो गया? तुम देखो ना 35 मिनट्स हुआ है और कितना जल्दी जल्दी हम लोग जो है क्विक रिवीजन कर लिए। आई एम श्योर कि काफी हद तक समझ में भी आया होगा। बस एक बार सम्स करो, तुम्हारा सारा टेंशन खत्म हो जाए। आई टेल यू, मटेरियल कॉस्टिंग का रिवीजन 4-5 घंटा में आराम से किया जा सकता है, अगर तुम एक बार पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। और ऑब्वियसली तुमको क्वेश्चंस को कम करना चाहिए, जिस हिसाब से तुमको पता चल गया ये टॉपिक है। अब इसके ऊपर जो डिफिकल्ट 2-3 क्वेश्चन है वही तुमको रखना चाहिए, जस्ट एग्जाम के पहले देखने के।
ऑब्वियसली उस टाइम फिर से पूरा थरा रिविजन नहीं हो पाएगा इसीलिए। तो अब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, ये सब छोड़ना नहीं, आने से 4 मार्क्स का आ सकता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। रेशियोज में एफएम में भी ये सब चीज पढ़ा है, क्लास 12 में भी पढ़ा है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है? कितना टाइम के लिए इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। अगर डेज है तो 365 डेज, मंथ है तो 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सर डन हो गया हम लोग का रिवीजन, क्विक रिवीजन मटेरियल कॉस्टिंग का। अब इसी तरीके से हम लोग आगे चल के नेक्स्ट क्लास में एम्प्लॉय कॉस्टिंग का रिवीजन वीडियो करेंगे। विशिंग यू अ वेरी गुड स्टडी टाइम। बाय।